वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 542 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 542 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटे आते हैं वहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति या वनस्पति है, और मैंग्रोव पौधों की जड़ें जो हैं वो पानी पर तैरती हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें पानी पर थोड़ी तैरती हैं, पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है। ए हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंग्रोव जो है तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है और मैंग्रोव पौधों की जड़ें जो है पानी में डूबी रहती हैं, तैरती नहीं है पानी पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंग्रोव वनस्पति से रिलेटेड ही है। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन से आवश्यक हैं। लवणीय दलदल, ज्वारीय संक्रिय खाड़ी, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा, पंक मैदान। बताइए। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए लवणीय दलदल, ठीक है, ज्वारीय संक्रिय खाड़ी, पंक मैदान, 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा हो रही है कम हो रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो मैंग्रोव वनस्पति जो है लवणीय दलदल, ज्वारीय संक्रिय खाड़ी, पंक मैदानों और जननमुख के तटीय क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती है। वर्षा की मात्रा का मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए कोई सीमा, ठीक है, मतलब कोई सीधा संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में या क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का। सुंदरी के वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा इसके लिए बोलते हैं वहाँ पर। और वहाँ परिपूर्ण परिस्थितियाँ हैं मैंग्रोव वनस्पति की। ठीक है, तो गंगा तो हो गया, गंगाई डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कृष्णा के भी, गोदावरी भी, महानदी सभी हैं, तो डी। तो भारत में मैंग्रोव वन का क्षेत्र जो है विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 7% है। भारत में ये वन जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों पर स्थित सुंदरबन डेल्टा में जो है अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये वन आपको मिलेंगे भारत में महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में। चंदन जो है ना, चंदन, चंदन के वन किस तरह के वन के उदाहरण है। बताइए, चंदन के जो वृक्ष हैं किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं। सदाबहार तो है नहीं है, सदाबहार तो रोजवुड, महोगनी, आबूस, आपनूसी हैं। ठीक है, तो सदाबहार तो है नहीं। डेल्टाई वन भी नहीं है ये। डेल्टाई वन तो मैंग्रोव हो गया या सुंदरी हो गया। पर्णपाती हैं ये। ठीक है, कांटेदार वन भी कैक्टस, कीकर, नागफनी ये होते हैं। ये पर्णपाती हैं। पर्णपाती चलो दे दिया, पर्णपाती थोड़ा अगर ये डीप चला जाता। पर्णपाती में भी आर्द्र पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती है चंदन, आर्द्र पर्णपाती है। तो देखिए, सागौन, साल, शीशम, हुर्री, ठीक है, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन जो है वो आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां हैं। आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, और शुष्क पर्णपाती 70 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। रामसर सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बताइए। हॉटस्पॉट क्षेत्र से, सामाजिक वानिकी से या फिर वेटलैंड से, आर्द्र भूमि से है। तो रामसर सम्मेलन का संबंध जो है आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी के संरक्षण से है। रामसर सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर में। भारत जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम में वर्ष 1982 में शामिल हुआ था, और हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। जैव विविधता हॉटस्पॉट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला है
इसकी स्थापना एवं स्थान कानून के अंतर्गत की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है और जो इसके स्थान है वो विधि द्वारा स्थापित किए गए हैं। और इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए। ठीक है, अत्यधिक हॉटस्पॉट वर्ग में 8 हॉटस्पॉट को रखा गया है और विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। कोई करेक्ट लग रहा है इनमें या सारे के सारे करेक्ट लग रहे हैं? कोई इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। उपरोक्त सभी करेक्ट हैं ये। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र ऐसे स्थल हैं जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु निम्न प्रावधान, ठीक है, उस क्षेत्र में एक तो 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए, या फिर विश्व, ठीक है, विश्व के कुल देशज संवहनीय पौधे का 0.5% वहाँ मौजूद हो, और उस क्षेत्र के जीवों के प्राकृतिक वास स्थल का जो है 70% खत्म हो चुका हो, तभी इसको हॉटस्पॉट कहा जाएगा। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट का निर्धारण किया गया है। इनमें से 8 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिन्हें अत्यधिक हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन एवं वृक्षावरण है? देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2017 में आई थी। ये रिपोर्ट जो है 2 सालों में आती है। ठीक है, 2021 में आनी थी, यानी इस वर्ष अभी तक आई नहीं है कोविड के चक्कर में। तो क्या है उत्तर? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन एवं वृक्षावरण है? 24.56% क्षेत्रफल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कुछ कन्फ्यूज़न भी होता है इसमें। तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण की 16वीं रिपोर्ट है, याद रखना 2019 वाली है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर, ठीक है, 24.56 क्षेत्रफल पर जो है वन एवं वृक्षावरण है। अगर ये पूछा जाए कि वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना, ठीक है, 21.67, और वृक्षावरण है 2.89%। चलिए तालिका से समझते हैं इसको। देखिए, ये तालिका बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए, अगर पूछा जाए देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, तो वो है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत के 24.56%। और पूछा जाए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र कितना है, तो वो है 21.67%, यानी 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र पूछा जाए, देखिए शब्द शब्द में चेंज हो रहे हैं आंकड़े। ठीक है, यहाँ वृक्षावरण की बात कर रहा है और क्षेत्रफल है 2.89%। यहाँ वनावरण है और क्षेत्रफल है 21.67%। और यहाँ वन एवं वृक्ष दोनों है और क्षेत्रफल है 24.56%। 2017 की अपेक्षा 2019 में वन एवं वृक्षावरण में या वृक्ष आच्छादन में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और वनावरण में 3,976 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ये लिखने के काम आ सकते हैं आंकड़े मुख्य परीक्षा में पीसीएससी यूपीएससी की, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा वो यहाँ से उठाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय वन सर्वेक्षण की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल कितना मैंग्रोव आवरण है, बताइए देश के भीतर। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंग्रोव से रिलेटेड प्रश्न। कितना है? 4,975 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, 16वीं जो वन स्थिति रिपोर्ट है, देश के कुल 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है मैंग्रोव आवरण है, और 2017 की तुलना में जो है 2019 में मैंग्रोव कवर में 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बहुत कम है, बस 54 वर्ग किलोमीटर। गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रतिशत करने वाले ये 3 जो है शीर्ष राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत करने वाला राज्य कौन सा है?
सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ हुई है वनावरण परसेंट में? कर्नाटक में हुई है। तो देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कर्नाटक ने वृद्धि दर्ज की गई वनावरण में 1025 वर्ग किलोमीटर की। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है 990 वर्ग किलोमीटर, तीसरे पर केरल है 823 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण में सर्वाधिक कमी जो देखी गई वो अरुणाचल प्रदेश में देखी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है क्षेत्रफल के आधार पर? मध्य प्रदेश में है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रवार अगर निम्न 5 राज्यों को देखें तो सर्वाधिक वन आवरण किस में है? मध्य प्रदेश में है, 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद अरुणाचल है, ठीक है, 66,688 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल के बाद तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का 55,611 वर्ग किलोमीटर। चौथे पर ओडिशा है 51,619 वर्ग किलोमीटर। फिर पाँचवें पर महाराष्ट्र है 50,778 किलोमीटर। शुरू के 3 इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से प्रश्न बन जाएगा। 11वें प्रश्न पर आ जाइए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है? प्रतिशतता के आधार पर इस बार बात हो रही है और उत्तर है इस बार मिजोरम। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न 5 राज्यों का प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण जो देखेंगे हम, ये हैं राज्य, यह है प्रतिशत। मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत है। प्रतिशतता होती है कि मान लीजिए एक टोटल क्षेत्रफल है इसका 100 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है, 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इस एरिया का। और इस एरिए में जो है, इस एरिए के हिसाब से उतने ज़्यादा वन हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है वो। ठीक है, 85.41% क्षेत्रफल पर इसके वन है। लगभग 15% ही बचा हुआ है बस जहाँ वन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है दूसरे स्थान पर, तीसरे पर मेघालय है। ठीक है, अगर मिज़ोरम नहीं होगा तो उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अधिकतर दूसरे तीसरे पे फोकस करें आजकल थोड़ा टफ करने के लिए, पहला वाला ऑप्शन हटा ही देते हैं। लेकिन इस प्रश्न में जो है मिज़ोरम देगा। ठीक है, तीसरे पर मेघालय हो गया, चौथे पर मणिपुर है, पाँचवें पर नागालैंड है। मज़े की बात यह है सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं। ठीक है, याद करने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो 1936 में स्थापित जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में विस्तृत है। इसका पुराना नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान और बाद में जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ गया। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ जो है जिम कॉर्बेट की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कब शामिल हुआ था? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से या सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? बताइए। घड़ियाल का कर सकता है क्या? भारतीय जंगली गधे का, जंगली भैंसे का? घड़ियाल का तो नहीं किया जा सकता, भारतीय जंगली गधे का भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, संरक्षण प्राप्त है गुजरात में इसको। जंगली भैंसे का भी नहीं किया जा सकता, किसी का नहीं किया जा सकता। 1 2 3 डी। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1, 2 और 3 में कुछ सूचीबद्ध जानवरों को संरक्षित किया जाता है जिनका शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित व दंडनीय अपराध है। ठीक है, अनुसूची 4 में जो वर्णित जानवर है ना, उनका शिकार किया जा सकता है, लेकिन 1, 2, 3 में जो सूचीबद्ध हैं उनका नहीं। चूँकि घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंसा सभी जो है वो अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं, इसलिए इनका शिकार करना एक दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? इस प्रश्न को कई बार कराया होगा और नेशनल पार्क लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर है बायोस्फीयर रिजर्व, जीव मंडल निचय हिंदी में बोलते हैं।
तो जैव मंडल आगार हो गया, या बायोस्फीयर रिजर्व बोल लो, जीव मंडल निश्चय बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित सबसे व्यापक अवधारणा है। इसका उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को परंपरागत संरक्षण के ज्ञान से जोड़कर जैव विविधता संरक्षण व प्रबंधन की शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा राज्य अधिसूचना से परिभाषित होती है। राज्य अधिसूचना से परिभाषित होती है, केंद्र अधिसूचना से परिभाषित होती है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित जैवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। बिल्कुल सीमित होती है, तभी तो लिमिटेशन रहती है, वरना पेड़ पूड़ काट के ले जाएंगे लोग, जानवरों का शिकार कर देंगे। पहला तीसरा हो गया करेक्ट, राज्य ही है, ठीक है। देखिए, आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। मतलब ये एरिया जो है आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, इसमें 6-7 जीव हैं, ठीक है, कुछ विशिष्ट हो गए, वो उनका शिकार मत करना, बाकी और जो जीव है ना उनको मार के चले जाना। ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा, ठीक है। सभी को संरक्षण मिलेगा, सभी को, जो भी आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत है। गलत है दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा ठहराव भी देखना है, ऐसा नहीं पढ़ते पढ़ते चले गए कि हाँ भाई करेक्ट आगे बढ़ गए, ठीक है। गलत है ये वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट। इससे एलिमिनेट होगा क्या अपना, ये गया, ठीक है, 50% कट गया। सी 1 और 3 केवल। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का निर्धारण राज्य द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। अधिसूचना के पश्चात संबंधित संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के सभी नियम लागू हो जाते हैं, ठीक है। और आरक्षित जैव क्षेत्र के अंतर्गत जीव जंतुओं की समस्त मौजूदा प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। समस्त मौजूदा प्रजातियों का जो भी उसके अंदर है, ऐसा नहीं है आधी का शिकार कर दो आधी को संरक्षण प्राप्त है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों में सीमित जैवीय हस्तक्षेप की ही अनुमति होती है, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न थे ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।